फॉर ब्राइट फ्यूचर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए तो डिजास्टर में मुब्तला हो, डिजास्टर में लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए एक उम्दा मकसद लेकर खड़ा किया गया ऐसा ये एनजीओ है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई और उसके बाद शुरुआत कुछ वॉलंटियर्स से की गई। उसके बाद मुसलसल वॉलंटियर्स की तादाद बढ़ती गई, उनकी ट्रेनिंग रेगुलर ऑर्गेनाइज की गई और आज हमारे पास 2000 जितने वॉलंटियर्स वेल ट्रेन्ड हैं और पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। खास तौर पे 15 ऐसे स्टेट हैं जहां पर एसबीएफ का काम ज्यादा चलता है। जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है इतना बड़ा मुल्क है और तकरीबन 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को हर तरह के डिजास्टर से बचाने के लिए सरकारी इकदाम चाहे कितने भी ज्यादा हो, कम ही पड़ते हैं। हमारे यहाँ नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका लेवल पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस सरकार के काम करते हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे एनडीएमए हो, एसडीआरएफ हो, एसडीएमए हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर अथॉरिटी हो। ये तमाम जो है कोई कलेक्टर के अंडर में, कोई अलग अलग अथॉरिटीज के अंडर में काम करता है, लेकिन फिर भी कोशिशें बहुत कम पड़ जाती है जब बड़े पैमाने पे डिजास्टर होता है। डिजास्टर का मतलब ही यही है कि जिस दुर्घटना से या जिस आफत से या जिस मुश्किल से वहां के रहने वाले लोग, जहां पर ये आफत आई हो, अपने आप से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए नाकाफी हो, कमजोर पड़ते हो या उनके सामान और साधन और सपोर्ट कम पड़ता हो और बाहर से मदद लानी कंपलसरी हो, जरूरी हो, इसी को डिजास्टर कहते हैं। जब तक बाहर से मदद नहीं आएगी तब तक ये जो फ्लड में या अर्थक्वेक में या लैंडस्लाइड में या एवलेंच में या पैंडेमिक में फंसे हुए लोग हैं, वो उससे बाहर नहीं आ सकते। इसके लिए बहुत ज्यादा पैमाने पर साधनों की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, जो फूड्स और मेडिसिन लाए। उसके अलावा रहने के लिए रहाइश, टेम्पररी रिहाइश खड़ी करनी पड़ती है। उसके अलावा टेम्पररी हॉस्पिटल्स खड़े करने पड़ते हैं और इन सब को पहुंचने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज जितनी भी हो सके वो पहुंचाना होता है और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्टिंग दूसरी हॉस्पिटल्स एंड मटेरियल्स। इसके बावजूद सबसे ज्यादा और एक किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है वॉलंटियर्स, कि जो अपने आप से काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार हो, आमादा हो। और सरकार कितने भी लोगों को अपॉइंट करे फिर भी उनकी तादाद कम ही पड़ती है। हमने जैसा कि देखा कि गुजरात में जब 2001 का अर्थक्वेक आया, तकरीबन 6.2 के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, लेकिन क्योंकि उसका टाइम ज्यादा लगा इसलिए कच्छ, भुज और अहमदाबाद के कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो मेन प्रॉब्लम आया कम्युनिकेशन का। पता ही नहीं चलता था कि इतना बड़ा हादसा कच्छ भुज में हुआ है। जब पता चला, कंफर्म हुआ, तब तक शाम हो गई थी। सुबह 8:35 की घटना थी तो शाम हो गई। अब इतनी शाम के बाद, क्योंकि टेलीफोन नहीं थे, तमाम जो है मोबाइल टावर टूट चुके थे, लाइट कट चुका था, लैंडलाइन लग नहीं रहा था। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कुछ कचेरियों में, जैसे कलेक्टर कचेरी है, उसमें सैटेलाइट फोन थे, लेकिन क्योंकि हम यूं समझते हैं कि जितना नॉर्मल आज हुआ है वो आगे भी नॉर्मल ही होगा, हम कभी प्रेडिक्ट नहीं करते, हम तैयार नहीं रहते, उसकी वजह से
सैटेलाइट फोन भी चार्ज नहीं थे। तो सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होने के बावजूद, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटी होने के बावजूद, वो इन ऑर्डर नहीं होने से हम उसका फायदा नहीं उठा पाए और मैसेज नहीं मिला। इसी तरह गुजरात के मच्छू डैम का भी हुआ था। इसी तरह से जहां जहां डिजास्टर आए हैं, अभी जोशीमठ का जो किस्सा गुजरा है, तो हम देखते हैं कि चेन ऑफ कमांड है कभी कभी कमजोर पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं होता, या कभी कभी प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इम्प्लीकेशन होना चाहिए, उसको फॉलो अप करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। जब कुछ सालों पहले 2001 के आसपास, 1990 से 2000 के बीच में सुपर साइक्लोन जब आया तो 9 स्टेट को उसने इफेक्ट किया। उसमें तकरीबन 12 या 14 हजार लोग मर चुके थे। उसी ग्रेविटी का साइक्लोन जापान में आया तो 6 लोग मरे थे। ये डिफरेंस क्यों हुआ कि हमारे वहां 11,500 लोग मर चुके और जापान में सिर्फ 6 ही लोग मरे? क्योंकि हमने तैयारी नहीं रखी थी, हम तैयार नहीं थे, प्रिपेयर्डनेस कम थी, उसका हमने प्रेडिक्शन नहीं किया था। तो आज हिंदुस्तान जो है, हम तमाम टाइप के वी आर वल्नरेबल टू एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। यहां धरतीकंप हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, एवलेंच हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, बर्फ स्खलन हो सकता है, क्या कहते हैं कि फ्लड हो सकता है, सुनामी आ सकती है, क्योंकि हमारा 1600 किलोमीटर का एरिया तो सिर्फ गुजरात का है जो दरिया से घिरा हुआ है, और हमारे बहुत सारे स्टेट जो है दरिया से घिरे हुए हैं। तो समुद्र का जो असर है सुनामी और साइक्लोन का, उसका असर हो सकता है। तो हमारे पास उसकी तैयारी कितनी है, हम कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको कितना हम उनको शेल्टर दे सकते हैं। उसी तरह आसाम और कुछ इलाके ऐसे हैं हिंदुस्तान के जहां रेगुलर तौर पे फ्लड आते हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं कोंकण के, उसमें भी फ्लड आते हैं। मध्य गुजरात के कुछ इलाके हैं, वहां पर रेगुलर फ्लड आते हैं। तो हमारी प्रिपरेशन कितनी है, हम क्या कर सकते हैं, हम कितना किया है, नहीं किया ऐसा नहीं। जब 2001 में फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, उसके बाद सिस्टमेटिक डिजास्टर को फाइट करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया और उसके तहत बहुत सारे प्रोविजन किए गए। उसके बाद बजट में भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग से बजट का प्रोविजन किया गया। तो अभी हम जितना मॉडर्नाइज हुए हैं आज, उतना मॉडर्नाइज या ऑर्गेनाइज पहले नहीं थे। अभी भी हमारे पास इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास इक्विपमेंट्स कम है। अब आप समझ लीजिए कि अगर एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में पूरा एक अर्थक्वेक का इक्विपमेंट सेट है, तो उस सेट से सिर्फ 2 दिन में बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं, स्लैब काट सकते हैं, दीवारों को स्प्रेड कर सकते हैं और अंदर से जिंदा लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर ये इक्विपमेंट न हो तो 10 दिन तक आप मैन्युअली खुदाई करते रहें, तब तक वो चालू ही रहेगा। उसके बावजूद भी हम जिन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जो अंदर फंसे हैं, और उसकी वजह से रिजल्ट ये आएगा कि कैजुअलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा लोग मरेंगे, ज्यादा लोग इंजर्ड होंगे, और एक पैंडेमिक का भी माहौल पैदा हो सकता है लाशों के सड़ने से। इसी तरह फ्लड में है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पर, जबकि हिंदुस्तान की बस्ती ज्यादा है, हिंदुस्तान का फैलाव इतना बड़ा है कि कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है, कहीं पहाड़ है, कहीं वैली है, तो हर तरह के डिजास्टर हिंदुस्तान में आ सकते हैं। यहां पर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ, और ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स की जरूरत है जो सरकार के प्रोग्राम्स को सही में अमल में लाने में मदद कर सकें और उनके लिए प्रॉब्लम न खड़ा करें। यानी बहुत सी जगह पर वॉलंटियर्स आते हैं, लेकिन वो क्योंकि ट्रेंड नहीं होते, उनको ट्रेनिंग नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से वो बचाने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा न हो, इसलिए खुद की सेफ्टी के साथ दूसरों को बचाना है, दूसरों की जान बचानी है, उनको सेफ जगह पर शिफ्ट करना है, शेल्टर तक ले जाना है। और ट्रांसपोर्टेशन न हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर
मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे सामने प्रेजेंट ना हो तो क्या कर सकते हैं, ये सभी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और ये ट्रेनिंग का हिस्सा एसबीएफ उसको ट्रेनिंग भी दे रही है, वॉलंटियर्स को तैयार कर रही है, और सोसाइटी में एक अवेयरनेस पैदा हो कि किसी भी तरह का कोई भी डिजास्टर अगर हो तो हमारे अंदर, हमारे इलाकों में ऐसे वॉलंटियर्स होने चाहिए जो दौड़ के उस जगह पर पहुंच सके और हेल्पफुल हो सके और सरकार को इन्फॉर्म कर सके। कभी कभी लोकल बॉडीज को मालूम नहीं होता, लेकिन वॉलंटियर्स को पता होता है क्योंकि वो वहां के रहने वाले होते हैं। तो इसका एक फायदा ये भी है कि वॉलंटियर्स जो है वो सबसे पहले इन्फॉर्म करने वाले भी होते हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी होते हैं। तो ये एक उम्दा काम हम लेके चले हैं और हमारा मकसद ये है कि खिदमत खल्क की जाए, लोगों की खिदमत की जाए। और कुरान में जैसे कि बयान है कि सबसे बड़ा उम्दा काम जो है वो लोगों की जान बचाना है। जिस किसी ने एक आदमी की जान बचाई उसने पूरी दुनिया के लोगों की जान बचा ली, उतना अजर मिलता है। और जिस किसी ने एक आदमी की जान ले ली उसने पूरी दुनिया के लोगों की जान ले ली, इतना अजाब है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग और खासतौर पर नौजवान वो ट्रेंड हो, इन्वॉल्व हो वॉलंटियर्स की हैसियत से, और अपनी तरह से भी एसबीएफ से जुड़े कि न जुड़े, लेकिन अपनी तरफ से भी वो वॉलंटियर की ट्रेनिंग लें और काम करें, हेल्प करें। ऐसा एक मकसद है उम्दा, और इसी के लिए आज आप लोगों को भी मदऊ किया है। मैं चाहता हूं कि, और मेरी गुजारिश है कि ये मैसेज के तुर्की में हुआ, कहीं भी हो सकता है, तो हम यहां पर हम नहीं चाहते कि यहां पर कोई आपत्ति आए, लेकिन कहीं दूसरी जगह भी आती है तो हम उनको हेल्पफुल हो सके, इंसानियत को, मानवता को मददरूप हो सके, ऐसा हमारा उम्दा आशय है। और इसमें आपका हम सपोर्ट चाहते हैं, ये मैसेज आम करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कितने वॉलंटियर्स आपके हैं ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया फिलहाल 2000 है। 2000 में से तकरीबन 1600 जितने जो है वो वेल ट्रेंड है, बाकी की ट्रेनिंग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चालू है। मकबूल साहब, आपने तुर्की का जिक्र किया है, जाहिर है कि इससे पहले आप पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी भूकंप आया था और खबरें इस तरह की हैं कि एसबीएफ ने वहां जाकर के बड़े पैमाने पे काम भी किया, लेकिन तुर्की जो है आप गए या किस तरह की रुकावटें रही हैं? मैं तुर्की के लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन जो किसी भी एनजीओ को अलाउ नहीं किया गया, बल्कि भारत सरकार की ही एनडीआरएफ की टीमें गई है और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। साथ में इंडियन आर्मी भी थी, तो एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी दोनों ने मिलकर वहां पर काम किया है और बहुत बढ़िया काम किया है और लोगों ने सराहा भी है। हमें परमिशन मिलती तो हम भी उनके साथ हो लेते और हेल्पफुल होते। खैर, अभी नेक्स्ट टाइम होम डिपार्टमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कुछ भी हो तो हमें भी साथ में भेजा जाए, ताकि हम हमारे वॉलंटियर्स का इस्तेमाल कर सकें और आपको असिस्ट कर सकें। हम तो हमारा काम तो असिस्ट करना है, क्योंकि जो एनडीआरएफ की ट्रेनिंग का जो लेवल है उतनी ट्रेनिंग का बड़ा लेवल हम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनको असिस्ट कर सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं। जी सर, आपको जो 2000 वॉलंटियर्स हैं उसमें क्या नॉन मुस्लिम भी है? उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों है और लड़कियां भी हैं। और क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो या जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है या जिनसे आपका राब्ता रहता है, उन सबको ये मालूम है जमात इस्लामी के ही लोग हैं जो ये बेहतरीन काम कर रहे हैं? हाँ, यस, क्योंकि सब बेसिकली ये देखते हैं कि किसके लोग हैं, वो तो ज्यादा गहराई में नहीं जाते, लेकिन वो देखते ये है कि ये जो काम करने वाले हैं वो बहुत उम्दा मानवता का कार्य करते हैं और मैं कर सकता हूं। बहुत से वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो दूसरे मुस्लिम वॉलंटियर्स के फ्रेंड हैं, तो वो साथ में जुड़ जाते हैं कि तुम कर रहे हो मुझे भी ले लो, तो वो भी साथ में आ जाते हैं। और अभी ताज्जुब करेंगे कि अभी हमने 6 रोजा ट्रेनिंग की है, एडवांस ट्रेनिंग फॉर नेशनल लेवल की एडवांस ट्रेनिंग थी, मैं भी साथ में रहा। तो उसमें एक दिन जो है लीडर जो है वो संदीप करके लड़का रहा, सबने वोटिंग उसका किया। सुबह हर रोज सुबह लीडर बदलते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के बाद जब वोटिंग हुआ तो सबने कहा कि हमारा लीडर संदीप होगा, तो संदीप को रखा गया। तो बहुत से गैर मुस्लिम बच्चे भी आते हैं और उनको अच्छा लगता है, और हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन काम करता है, और हम ये भी नहीं देखते कि किसको हेल्प कर रहे हैं। जो भी जरूरतमंद हो सबको हेल्प किया जाता है। जैसे कोंकण में हुआ, चकलून में जो हुआ था, उसमें भी मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको बचाया गया और सबको फूड पहुंचाया गया। तो ये खिदमत खल्क है, मतलब कोई तफरका नहीं, कोई भेदभाव नहीं,
सबके लिए हम एसपीएफ के बनने के बाद कितने दिन हो गए इसके, सबसे बेहतर काम आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिजास्टर में लोगों को हेल्प करने का कौन सा डिजास्टर में हुआ है इंडिया में, इस शहर में या कोई ऐसे मौके पे सबसे बेहतर काम रहा कि यहाँ आपको खुशी हुई कि यहाँ बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने? हाँ, वो 1.5 साल हो गया चैपलून, उसमें जो कॉन्करेंट पट्टी में हुआ था, एक वहां है। दूसरा जो रेगुलर बेस पे बहुत ज्यादा अच्छा कह सकते हैं वो आसाम में है। आसाम के 3-4 इलाके ऐसे हैं जहां पर रेगुलर फ्लड आता है। और खूबी की बात यह है कि हमने एक गांव को दत्तक भी लिया, एडप्ट भी किया है, उसको मॉडल विलेज बनाने के लिए। तो आसाम का एक गांव मॉडल विलेज के तौर पे हमने एडप्ट किया है। उसमें एक तो हमने नदी को बढ़ने से रोका है, लैंड इरोजन जो है, जमीन जो है कम होती जा रही है, और लोगों अगर इसी तरह चलती रहती, नदी फैलती रहती, जमीन खाती रहती, तो आज तो अगर हमने रोका नहीं होता तो आज तो मकान चले जाते पानी में। लेकिन जमीन को रोका गया सीमेंट और रेत की बोरियों से, तो उसकी वजह से जमीन का फैलना, पानी का फैलना बंद हुआ और लैंड इरोजन हम रोक सके। उसी गांव में हमने बैम्बू ब्रिज बना दिया ताकि मानसून में या फ्लड आए तब भी वो अलग न हो जाए, डिटैच न हो जाए, बल्कि दूसरे इलाकों से अटैच रहे। तीसरी बात जो है, वहां पर हमने हाईलैंड पे बसाने की कोशिश की है लो लैंड से। तो हाईलैंड पे पीने की पानी की व्यवस्था वगैरह की है ताकि उनको जब फ्लड आए तो वहां हाईलैंड पे पहुंच तो जाए, लेकिन पानी का प्रॉब्लम होता है पीने का। तो पीने का, नहाने का, खाना पकाने का जो पानी चाहिए वो उसके लिए हमने हैंडपंप वगैरह करा दिए, बोरिंग करके वहां पर वो फैसिलिटी कर दी है। तो एक गांव को अभी भी उसके एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। हर तरह से उस गांव को हम डेवलप करना चाहते हैं और वाकई में एक ऐसा मॉडल विलेज बनाना चाहते हैं कि दूसरे लोग उसको देख के अपने गांव को भी ऐसा बनाना चाहें। जी सर, वॉलंटियर जोड़ने के क्या तरीका आपके यहाँ और कितने लोग जोड़ना चाहते हैं वॉलंटियर्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जो है वॉलंटियर्स फॉर्म अवेलेबल है, लिंक। इसके अलावा हम लोगों ने अभी जल्दी एक ऐप डेवलप किया है वॉलंटियर्स का, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और फिर ऐप के जरिए से हम अप्लाई करते हैं। वॉलंटियर्स जो भी बनना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई होने के बाद उनको डेट्स वगैरह दी जाती हैं और हम उनका एक इंटरव्यू प्लान करते हैं ऑनलाइन। और फिर इंटरव्यू के बाद अगर एसडीएफ का हेडक्वार्टर ये समझता है कि इसे वॉलंटियर बना लिया जाए तो इस तरह से हम वॉलंटियर बना लेते हैं। फिर उसके बाद का जो स्टेज होता है उसमें जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, तो वो वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग कराता है और फिर वो बाकायदे हमारे सिस्टम का पार्ट हो जाता है। वॉलंटियर का एक सिस्टम भी हम रखते हैं, वो 3 टायर सिस्टम है, एरिया लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन भी है वॉलंटियर्स के लिए एटलीस्ट वो 10th पास हो और 18 ईयर्स उसकी एज हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, इस तरह के लोगों को वॉलंटियर बनाते हैं। 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु तक के भारत के जो भी नागरिक हैं वो हमारे वॉलंटियर बनाते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि नेशनल लेवल पे प्रेडिक्शन, रिस्पॉन्स और रिहेबिलिटेशन को और ज्यादा मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए आपका कहना है? रिहेबिलिटेशन के लिए एवरीथिंग राइट फ्रॉम प्रेडिक्शन, हाँ। रिस्पॉन्स एंड रिहेबिलिटेशन। नहीं, अभी तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे सुनामी है तो सुनामी के लिए और साइक्लोन के लिए हम जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अर्थक्वेक है, उसके लिए भी जापानीज टेक्नोलॉजी और अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमारे लोगों को वहां भेज के। और अभी ये चल भी रहा है, बहुत सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो बुलाते हैं तो इनको सिलेक्ट करके भेजा भी जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट की लेटेस्ट इक्विपमेंट और मटेरियल्स की तालीम दी जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीआरएफ वगैरह में से भी भेजे जाते होंगे, वो मुझे अभी पक्का नहीं है मेरे पास, मैं अभी पूछूंगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें जब पहले से ये सिस्टम चली आ रही है कि आग लगे तब कुआं खोदो, तो ये जो हमारा नेचर है लेथार्जी और कम एनालिसिस करते हैं हम सोचते नहीं, हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करते। तो जिस जगह पर अर्थक्वेक एक बार आ चुका है उस जगह पर तो अर्थक्वेक की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह जिस जगह पर फ्लड आ चुका है एक बार, फिर 5 साल तक फ्लड नहीं आया, फिर हमें केयरलेस नहीं होना है। फ्लड कभी भी आ सकता है ये सोच के, या ऐसे ही हालात पैदा हुए हैं जो 5 साल पहले थे, उसके ऊपर सोच के उनके जो एक्सपर्ट होते हैं
उसका इस्तेमाल करें। जैसे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, उनका इस्तेमाल करके उनसे गाइडेंस लिया जा सकता है। कभी कभार ये होता है कि हम अपने इक्विपमेंट जो है हम बसा तो लेते हैं, सरकार खरीद के भी दे देती है, लेकिन वो रेगुलर बेस पर उसका मॉक ड्रिल होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। फिर मैंने कहा इस तरह भी हो सकता है कि सैटेलाइट फोन होने के बावजूद हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए और नतीजतन 12 घंटे लेट हमारी जो है हेल्प चालू हुई। तो 12 घंटे लेट हुई मतलब ये कि अहमदाबाद से अगर हेल्प जा रही है तो उसको 6 घंटे और लगेंगे पहुंचने में। तो इतनी दूर और करीब के सेंटर से अच्छे जो सेफ है वहां से हम मदद भेज सकते थे, लेकिन पता ही नहीं था कि कितना नुकसान है, क्या चाहिए। तो इक्विपमेंट हो और अगर उसके एक्सपर्ट ना हो या इक्विपमेंट भी हो, उसके इस्तेमाल करने वाले ट्रेंड एक्सपर्ट भी हो, लेकिन वो रेगुलर ड्यूटी पर न हो और केयरफुल न हो, तो भी हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। तो एक पब्लिक में अवेयरनेस की जरूरत है, जिम्मेदारी की, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जरूरी है। और दूसरी जो है कि चेन ऑफ कमांड की, कि कमांड जो है जो ऊपर से आता है तो कौन किसको कैसे कमांड करेगा, उसका क्लियरिफिकेशन होना चाहिए आम पब्लिक तक। तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सकेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट का फायदा उठा पाएंगे। एनडीआरएफ चीफ से आपकी मुलाकात हुई है, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है आपके उनकी मुलाकात में क्या रहा, मुलाकात में क्या चीजें खास रही? वहाँ एनडीआरएफ के चीफ जो है मिस्टर अतुल करवाल साहब हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने उनसे मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने टाइम दिया हमें, तो बहुत सी बातें हुई। हमने बताया एसबीएफ क्या है, क्या करता है, कैसे काम करता है। हालांकि पहले भी दिया था, लेकिन एक सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन हमने दिया, उसका लिटरेचर भी दिया, तो उनको खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं हमसे। तो हमने कहा कि एक तो एनडीआरएफ के पैनल में हमारा नाम हो, आप हमें शामिल कर लीजिए, ताकि कहीं भी कोई डिजास्टर हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर ले, हमें अगर इन्फॉर्म ना हो तो। हालांकि बहुत सी जगह हम इन्फॉर्म करते हैं लोकल बॉडीज को, तो एनडीआरएफ की हेल्प में हम रह सकते हैं, या लोकल दूसरी जो बॉडीज है उनके असिस्टेंस में हम रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रेन हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो आपको हैंडल करने में बड़ी आसानी रहेगी। तीसरी बात यह चाहते हैं कि अगर सरकार बजट देती है, हमें कुछ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की जरूरत है, तो हमें इक्विपमेंट दिए जाएं, क्योंकि हमारी वो लिमिटेशन है कि हम महंगे इक्विपमेंट नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल नीदरलैंड के इक्विपमेंट सबसे ज्यादा अच्छे आते हैं जो अर्थक्वेक में होते हैं नीदरलैंड के। उसमें स्प्रेडर है, कटर है, कुशन है, टेलीस्कोपिक पाइप्स है। ये सब चीजें ऐसी है, जैसे आपका कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी कभी हम कार में जो दबा हुआ आदमी है उसको हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि निकालने की कोशिश करते हैं दूसरी मशीनरी से तो उसकी मौत होने के चांसेस होते हैं। तो उसका वो भी जिंदा रहे और उसको सेफली निकाला जा सके, उसके लिए यही इक्विपमेंट काम में आते हैं। कि जैसे आपने टेलीस्कोपिक पाइप को लगा दिया, फिर उसको खोला तो वो दोनों के बीच की जगह को बढ़ा देता है। अच्छा, कटर है, इतनी बढ़िया चीज है कटर, नीदरलैंड का जो कटर है वो 1.5 फुट का अगर स्लैब हो तो जिस तरह बर्फी को छुरी काटती है, इतनी आसानी से 1.5 फुट के स्लैब को काट देता कटर। तो ये कटर होगा तो हमारा इतना टाइम बच जाएगा और बहुत से लोगों की जान हम बचा पाएंगे। उसी तरह स्प्रेडर है, एक दीवार है उसको हटाना है तो दीवार के अंदर थोड़ा खड्डा कर दो आप हथौड़ा और छेनी से, और फिर स्प्रेडर अंदर डाल दो और स्प्रेडर को मशीन से फैलाओ तो दीवार को फाड़ देता है। तो ये ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो ज्यादा महंगे भी नहीं है, 5 लाख रुपीज का है, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। उसके अलावा कुछ हुक्स चाहिए, हमको कुशन चाहिए। कुशन ऐसी चीज है कि पतले तकिए, हवा भरने वाले तकिया जो होता है हम ट्रैवल्स में यूज करते हैं, ऐसा कुशन होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। उसको अगर स्लैब के नीचे डाल दिया जाए यूं करके और फिर उसमें हवा भर दी जाए तो 14-16 टन तक उसको उठा लेता है। तो एक कुशन इधर डाला, इधर डाला, इधर डाला, 3 डाल दिए और उसको थोड़ा ऊंचा उठाया, उसके बाद में फिर हम पाइप डाल देते हैं, टेलीस्कोपिक पाइप्स, तो गैप हो जाती है स्लैब के नीचे, फिर अंदर घुस के उनको जो भी उस तरफ पड़े हैं दबे हुए उनको निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक जरिया है जान बचाने का कि पूरा बिल्डिंग या डेब्रिज हटाए बगैर सिर्फ जहां हमारा कॉन्सेंट्रेट करना है उसी जगह पर करेंगे। उसके अलावा सेंसर्स हैं, सेंसर्स हम जमीन के अंदर डालते हैं। बिल्डिंग है, मलबा पड़ा है तो मलबे के अंदर एक सेंसर अंदर फायर जाने देते हैं अंदर, तो अंदर एक छोटा बच्चा भी अगर सांस ले रहा है
तो बाहर उसका मल्टी उसमें साउंड बड़ा होकर लाउड होकर आता है और पता चलता है कि अंदर कितने लोग सांस ले रहे हैं और कितने हैं। तो प्रायोरिटी के मुताबिक सबसे पहले उधर ही हम तोड़फोड़ करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। ये है सर, कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं उस पर आप फोकस करें, लेकिन कुछ मैनमेड डिजास्टर, मैनमेड डेजर्ट्स होते हैं जो कि लोगों द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं। चाहे अभी आपने देखा होगा हाल में आग की घटना ज्यादा बढ़ गई है, कुछ इलीगल फैक्ट्रीज हैं, कुछ इलीगल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं, कुछ लोकल बॉडी से बात करके इस पे कुछ कर रहे हैं? उसमें सरकार खुद ही एक्टिव रहती है, तो ज्यादा करने का हमारा स्कोप कम है, लेकिन हम अवेयर तो करते हैं। जैसे कि लेकिन स्पेशली कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, आपने कहा तो उसके बाद इसको हम सजेशन के तौर पे ले सकते हैं कि थोड़ा डरते हुए हम सजेशन जब देते हैं तो थोड़ा डरते हुए देते हैं कि बिल्डर लॉबी है, उनको कहें। आप देखिए कि तुर्की में बहुत सी बिल्डिंग इसलिए टूट गई है कि सिर्फ उन्होंने वो बनाए हैं, सपोर्ट दीवार बनाई है, उसका जो है क्या कहते हैं कि क्रॉस जो नीचे फाउंडेशन बनना चाहिए अर्थक्वेक प्रूफ, उसके बारे में सोचा ही नहीं था उन्होंने। टैक्स भी लेते हैं ना, आपको टैक्स भी लेते हैं, टैक्स लेते और हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। उसके बावजूद जो है 2001 के जो गुजरात का अर्थक्वेक आया, उसके बाद जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना और उसमें ये भी एक कंपलसरी कर दिया गया कि जो बिल्डिंग है उसकी गाइडलाइंस दी गई है और बिल्डिंग बनेगी अगर इतनी 72 फुट से ज्यादा हाइट की बनेगी तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, बेसमेंट में फाउंडेशन ये डालना चाहिए वगैरह, उसका कंपल्सन दिया है। हाँ, ये है कि अगर हम उसमें खड़े नहीं उतरते या सरकार में कुछ लोग हैं अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बिल्डर जो है अपने ज्यादा मुनाफा करना चाहेगा। सर, यहाँ पैमाना वो भी है, यहाँ रूल एंड रेगुलेशन सारे हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, सारी चीजें हैं, बट फायर का भी है कि आपको पहले फायर एनओसी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये चीजें होती हैं, तो उसको लेके आप कुछ अवेयरनेस करें, जैसे लोगों में जागरूकता फैले और वो समझे कि अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस समझे कि आने वाले टाइम में तुर्की जैसा हाल दिल्ली में ना हो या कहीं अलग। बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें जो है लोगों को ये अवेयर कर सकते हैं। जैसे अभी कोई नई स्कीम बनी है, जैसे अहमदाबाद में है, गुजरात में या बॉम्बे में है, नई कोई स्कीम बनती है तो लोग यूं समझते हैं जैसे मुफ्त में मिल रही हो, किस तरह से बुक कराने जाते हैं। उसमें मैंने देखा कि लोग ये भी नहीं देखते कि कारपेट एरिया एक्चुअली कितना है। आप मुझे बताइए कि कितने खरीदने वाले वादे के मुताबिक वो कहते हैं कि ये 1150 वार है, स्क्वायर फीट है या 2000 स्क्वायर फीट है, तो एक्चुअली नाप लेकर 2000 स्क्वायर फीट है कि नहीं वो चेक करने वाले कस्टमर कितने हैं, क्लाइंट कितने हैं। लोग अंधाधुंध मान लेते हैं कि होगा और उसी में जीते हैं और कभी कभी तो 2000 के बदले 1600 स्क्वायर फीट होता है। तो हमारे पास वो पैमाना नहीं है। एक तो अवेयरनेस इसकी भी जरूरत है। तो जो अपने स्क्वायर फीट नहीं नाप देगा टाइम जिसको पैसा देके, वो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या देखेगा। तो ये एक तकलीफ है हमारी कि हम उसको देखना ही नहीं चाहते। जैसे बस का ड्राइवर है, कभी आपने बस में या ट्रेन में ड्राइवर को नजदीक जाके देखा है कि वो तो शराब पी है कि नहीं पी। हालांकि हमारी हेल्थ का पूरी फैमिली बस में बैठी हुई है हमारी और 80-150 किलोमीटर का सफर या 400 किलोमीटर का सफर है, लेकिन हम ये भी नहीं देखना चाहते कि ड्राइवर दारू पिया हुआ है कि नहीं, उसको सुनने का भी, ताकि उसमें एक भय पैदा हो, ना भी पीता हो, भाई तुमने दारू तो नहीं पिया, शराब तो नहीं पी, तो एक भय तो पैदा हो गया, ना भी पीता हो तो भी वो अलर्ट तो रहे कि हाँ लोग देखते हैं। लेकिन हमारी क्योंकि इतनी केयरलेसनेस है और इसीलिए भयंकर अकस्मात रोड एक्सीडेंट की इसीलिए होता है कि ये जो अवेयरनेस है वो कम है, वो ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है। उसमें और संस्थाओं का भी हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और आप तो है ही हैं, मीडिया वाले तो है ही है। ये अच्छा पॉइंट है और वाकई में इसको भी उजागर करिए कि जब आप बुक कराते हैं, फ्लैट बुक कराते हैं, मकान बुक कराते हैं, तो जब ये पूछते हैं कि कितना स्क्वायर फीट का है, बाथरूम कैसा है, टॉयलेट कैसा है और पानी कैसे आएगा, तो साथ में ये भी कह दीजिए कि भाई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनाया है और किस कंपनी ने बनाया है, उसका स्टैंडर्ड, उसका भी नाम लिख लीजिए, उसका भी नाम मेंशन करो। हालांकि वो बोर्ड पे होता है कि भाई जो स्ट्रक्चर इंजीनियर कौन है, डिजाइनर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, तो उसके नाम हमको भी पता होना चाहिए ताकि कभी हम एक्शन लेना चाहे तो उसके डायरेक्ट एक्शन भी ले सकें। क्योंकि व्हेन स्ट्रक्चर इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल देन ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड ही शुड बिहाइंड द बार और प्रोसेस में आना चाहिए। तो इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं। आपने कहा कि ये मकान जब ये बनते हैं तो हम देखते नहीं क्वालिटी जी। सर, हम लोग जिस इलाके में यहाँ पे रहते हैं, आपने बहुत सारी इमारतें यहाँ देखी होंगी,
तो अगर हम जलजला के हिसाब से देखें, कोई के हिसाब से, आपको क्या लगता है ये इमारतें क्या उस तरह बनी हुई है कि हम सेफ हैं? मैं इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन प्राइमा फेसी ये कह सकता हूं कि हमारी डिजाइन ही ऐसी है रोड रास्तों की, और मकान भी ऐसे हैं कि अगर यहां पर डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आता है, तो मशीन तो छोड़ो, इंसान भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीच में इतने रोड़े आ जाएंगे, क्योंकि एक ही बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा, रोड ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद जो है दूसरी जगह पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो और हेलीकॉप्टर भी क्या उतरेंगे उस वक्त, क्योंकि हेलीकॉप्टर की भी जगह कम होगी, और इतने पैमाने पे होगा तो कि कयामत जैसा ही लगेगा हमें अवेयर करने की जरूरत है, बल्कि स्कूल में भी एक सब्जेक्ट डालने की जरूरत है। इसको डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट होना चाहिए हर एक ईयर में। फर्स्ट ईयर में है तो पोएम की तरह हो, फर्स्ट और सेकंड ईयर में, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में कुछ और एडवांस हो, फोर्थ स्टैंडर्ड में और यूं करके पूरा सिलेबस तैयार होना चाहिए फर्स्ट से लेकर 12th तक। कुछ स्कूलों की बात की आपने, वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो वहाँ पे भी वो वैसा ही है कि अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ भी वही कोलैप्स हो जाएगा। और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो हाई टेंशन तारों के नीचे हैं, मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और जगह भी ऐसे मामले हैं, तो वहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है। हाई टेंशन तार में बहुत सी कंट्री में अंडरग्राउंड भी करते हैं, या अंडरग्राउंड हम कर सकते हैं कि नहीं, ये देखना चाहिए। हालांकि नए डेवलप होने वाले एरिया में अंडरग्राउंड कर सकते हैं, पुरानी जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी हुई है उसको अंडरग्राउंड ये वायर ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, तो एक मसला है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी मुझे लगता है डेवलप होगी और उस पर अमल किया जाएगा, और करना भी चाहिए। एक ओपन वायर जो है अंडरग्राउंड चले जाएंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स कम कर सकते हैं एटलीस्ट।